अब स्टेप 3 सबका फेवरेट स्टेप है यूट्यूब पे, वो है वॉच लेक्चर एंड टेक नोट्स। सब हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ बायोटॉक्स। आई एम हरीश कुमार और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्रोच अ चैप्टर। जब आप एक चैप्टर शुरू कर रहे हो बायोलॉजी का, तो आपको किस तरह का अप्रोच रखना है उस चैप्टर के प्रति, कैसे समझना है, कैसे उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कैसे आप एक चैप्टर को अप्रोच करेंगे। देखो, इसके पीछे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसे हम कहेंगे द रेनबो स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है और रेनबो में भी 7 कलर होते हैं। छोड़ो वो बात, सुनो। तो 7 स्टेप्स में आपका एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये 7 स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो आपका रिवीजन का भी टेंशन नहीं है, चैप्टर का रिवीजन भी हो जाना है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो है पिक अ चैप्टर। पहले तो चैप्टर सिलेक्ट करना होगा ना। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बायोलॉजी के लिए, क्योंकि मैं बायो का टीचर हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता, तो जो मुझे अच्छे से आता है, पता है, मैं उसी के अकॉर्डिंग ज्ञान दूंगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा, मुझे आता भी नहीं है। तो देखो, स्टेप 1, पिक अ चैप्टर। एनसीईआरटी, सपोज एनसीईआरटी 11th, ठीक है। एनसीईआरटी बायो में आपने एनसीईआरटी 11th का यूनिट 1 से कोई एक चैप्टर सिलेक्ट किया जो आपको पढ़ना है। चलो एक काम करते हैं, प्लांट किंगडम सिलेक्ट करते हैं। मैं प्लांट किंगडम आपको बताऊंगा इन 7 स्टेप्स में। बाकी के जो 6 स्टेप है उन्हें बताऊंगा कैसे आप प्लांट किंगडम को अप्रोच करो, कैसे इसको कंप्लीट करो और कैसे आपका रिवीजन भी हो जाए, एमसीक्यू भी हो जाए, पीवाईक्यूज भी हो जाए। देखो, पहले तो आप एक चीज समझो। बेसिकली एनसीईआरटी बायो में आपको 2 कैटेगरीज के चैप्टर्स मिलेंगे। हमारा जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है ना, नीट के लिए जो एनसीईआरटी बायो है, उनमें जो चैप्टर्स है टोटल, वो 2 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। पहला कैटेगरी होता है ऐसा जिनमें आपको समझना एंड रटना दोनों ज़्यादा है, दोनों ज़्यादा समझना है और ज़्यादा रटना है। दूसरा कैटेगरी में वो चैप्टर्स आते हैं जिनमें समझना कम एंड रटना ज़्यादा है, यानी कि रटना तो आपको दोनों में ज़्यादा पड़ेगा, दोनों कैटेगरी में। एक में बस समझना कम होता है और दूसरे में समझना भी ज़्यादा होता है। जैसे प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम सेकंड कैटेगरी में आता है। इसमें आपको ज़्यादा समझना नहीं है, समझना कम है, लेकिन रटना ज़्यादा है। एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, इनफैक्ट, ये चारों चैप्टर कैटेगरी 2 में आता है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चैप्टर किस कैटेगरी में आता है, अपने मन से कुछ भी बना के बोल रहे हो क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, आप खुद ही समझो थोड़ा। जो चैप्टर, जैसे फिजियोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, उसमें आपको वो चैप्टर्स कैटेगरी 1 में आते हैं। इकोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, वो सब चैप्टर कैटेगरी 1 के चैप्टर है। इनमें आपको समझना भी ज्यादा होगा, रटना भी ज्यादा होगा। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी आप जब पढ़ोगे वहाँ आप क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ोगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ोगे, राइट। ये सब सारी चीजें पढ़ोगे तो ये आपको समझना भी अच्छे से होगा, रटना भी अच्छे से होगा। ठीक है, रटना बुरी बात नहीं है, बिना समझे रटना बुरी बात है। समझ के जब हम रटते हैं तो 2 चीजें आसान हो जाती है। एक तो चैप्टर हमें समझ में आ जाता है और दूसरा रटना आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी हो गया। एनिमल फिजियोलॉजी में भी जब आप पढ़ोगे, कार्डियक साइकिल पढ़ोगे, आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, ब्रेन के बारे में पढ़ोगे, नर्व्स को आपको रटना होगा, लोकोमोशन मूवमेंट में मसल मूवमेंट कैसे होता है वो चीज समझना होगा, एक्टिन, मायोसिन, फिर रटना भी होगा। तो समझना भी ज्यादा होगा, रटना भी ज्यादा होगा। सेल बायो आप पढ़ोगे, आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझना होगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझना होगा। ठीक है, फिर क्यों क्यों समझना होगा? क्योंकि वही चीज फिर आपको प्लांट फिजियोलॉजी में काम आएगी। प्लांट फिजियोलॉजी में जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सेल का माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, सेल बायोलॉजी में जो आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में और डिटेल में उस क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ोगे कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। तो चीज़ों को समझना ज़्यादा है, दिमाग में ज़्यादा रखना है, यानी कि रटना भी ज़्यादा है। लेकिन ये सब चैप्टर हो गए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब चीज़ों में समझना कम होता है। क्या है, एक एनिमल किंगडम से एक कोई फाइलम उठाओ, प्लांट किंगडम से कोई एक डिवीजन उठाओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, बट बैठ के रट लो एग्जांपल्स। वही है, ज्यादा रट मतलब ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है इन सब चैप्टर्स में। ठीक, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सब चैप्टर में ज्यादा समझने का है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कौन सा चीज की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो रहा है, कौन सा विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज हो रहा है, डिजीज के नाम याद रखने हैं, समझना कम है लेकिन। ठीक, तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना है अपने हिसाब से। ठीक, फिर दूसरा स्टेप आपका होगा
सिलेक्ट द कैटेगरी, यानी कि पहला स्टेप आपने एक चैप्टर को उठाया, जैसे हमने प्लांट किंगडम को उठाया। दूसरा स्टेप में सिलेक्ट द कैटेगरी, जैसे प्लांट किंगडम हमने बोला कैटेगरी 2 में आता है, इसमें समझना कम होता है, रटना ज्यादा होता है। तो जब आप इतना कर लोगे ना तो आप एक अच्छा स्टडी प्लान बना लोगे, प्लान अकॉर्डिंगली। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स है, दीदी है, भैया है, जो आपको ये तो टाइम टेबल बनाना तो बता देंगे, लेकिन किस बेसिस पे टाइम टेबल बना रहे हो ये नहीं बताएंगे। वो आपको अपना टाइम टेबल उठा के चिपका देंगे कि सुबह 7 बजे उठो, 8 बजे तक फ्रेश हो जाओ, 9 बजे तक नाश्ता कर लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर ये करो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, ये करो वो करो। 3 घंटे पढ़ रहे हो तो स्मार्टली पढ़ो उस 3 घंटे में। ये चीज देखो कि उस 3 घंटे में आपको जो चैप्टर उठाए हो उस चैप्टर का आपको नॉलेज ही नहीं है, तो 10 घंटे बैठ के पढ़ लोगे ना, कुछ नहीं होने वाला अगर आपको सही अप्रोच ही नहीं पता। तो अप्रोच आपका सही होना चाहिए। पहले पिक द कैटेगरी, चैप्टर को समझो कैसा चैप्टर है, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। तो प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि उस चैप्टर में आपको कितना टाइम देना है, कैसे क्या क्या करना है, वो कैसे पता चलेगा जब आप उस चैप्टर का कैटेगरी समझ लोगे तो। ठीक, अब जो स्टेप 3 है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टेप 3 सबका फेवरेट स्टेप है यूट्यूब पे, वो है वॉच लेक्चर एंड टेक नोट्स। सबसे आसान जो स्टेप है वो स्टेप 3 है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं इसी को सबसे टफ मानते हैं। उनको लगता है एक लेक्चर देखना और नोट्स बनाना टफ है। वेट टिल यू गेट टू रिवीजन। हालत खराब हो जाती है। अगर 100 बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ उसमें से 20 ही बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से रिवीजन किए होंगे और उनका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। 100 बच्चे बैठ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि इसमें से 98 टू 99 बच्चे ने लेक्चर अच्छे से देखा होगा। 2-3 ही बच्चे होंगे, 1-2 बच्चे होंगे जो लेक्चर भी नहीं ढंग से देखते, लेकिन ज्यादातर बच्चे लेक्चर अच्छे से देख लेते हैं। क्योंकि वॉचिंग लेक्चर एंड टेकिंग नोट्स इज नॉट अ टफ पार्ट। उसमें टीचर की मेहनत होती है, स्टूडेंट की नहीं। स्टूडेंट को तो बैठ के समझना है, टीचर का ज्यादा मेहनत होता है उसको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ वॉच लेक्चर जब स्टेप 3 की बारी आती है ना, तो आपको बस बैठना है। अगर एक अच्छा टीचर आपको मिल जाना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप उस चैप्टर में समझने के लिए अपना दिमाग दे रहे हो। इतना आसानी से वो टीचर आपको समझा देगा। ठीक, तो लेक्चर आपको देखना है और नोट्स लेना है। इसको मैं सबसे इजी स्टेप कहता हूँ, ये सबसे इजी स्टेप है। ठीक, यानी कि देखो, और जब आप लेक्चर देखने बैठे हो ना, तो जो कंटेंट्स है पहले तो वो लिख लो जो इनसाइड द चैप्टर है। अब आप बोलोगे सर कंटेंट्स क्या है? जैसे प्लांट किंगडम, चैप्टर 3 हमने प्लांट किंगडम उठाया, तो प्लांट किंगडम में ना ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। एल्गी, मतलब आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। इस चीज को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया दे देता है। जब आप स्टडी प्लान बनाते हो ना, अपना प्लान बनाते हो कैसे आपको स्टडी टेबल बनाना है, तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आपको पता चल जाएगा कि एक टाइम में एक चैप्टर में कितने कंटेंट है, ठीक है, कितना कुछ आपको कवर करना है, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल भी बनाओगे। तो इस चीज को कभी इग्नोर मत करना। राइट डाउन द कंटेंट्स इनसाइड द चैप्टर। जो चैप्टर आपको जो कंटेंट आपको चैप्टर के इनसाइड में मिल रहा है, यानी कि ये सब कंटेंट, जब आप नोट्स बनाने बैठो ना, तो सबसे ऊपर पहले ये चीज लिख लो। ये इसको स्किप मत करो, ये बहुत जरूरी है। इस चीज को ना कोई देखते नहीं है। सबको लगता है कि यार ये फालतू में दिया हुआ, ये किस चीज है। ये चीज देखोगे ना, उस हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान बनाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना आपको एक आइडिया दे देता है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज है। और जो दूसरा स्टेप 3 में आपको इंपॉर्टेंट काम करना है वो है नेवर अंडर एस्टिमेट द इंट्रोडक्शन पार्ट। एक हमें लगता है एक चैप्टर का सबसे इजी पार्ट है उसका इंट्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट लेक्चर जो होता है किसी चैप्टर का वो सबसे आसान होता है, बाकी आगे जाके चीजें टफ होती है। नहीं, सबसे टफ पार्ट होता है किसी चैप्टर का, वो होता है इंट्रोडक्शन। क्योंकि वो अगर आप समझ गए ना, मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जो इंट्रोडक्शन वाला, मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं सबसे पहले लेक्चर 1 में पढ़ाता हूँ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बात करते हैं उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होता है इस चैप्टर में। तो जब भी कोई चैप्टर जैसे प्लांट किंगडम आपने उठाया, तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ो, जो ऊपर में जो रहता है सारी चीजें। यहाँ तो मैंने क्रॉप कर दिया है, लेकिन आपको पता ही है। तो मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर 2 बार देखा करो, 2 बार देखा करो। क्योंकि जो जो बच्चा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर 2 बार देख लेता है ना, उसको बाकी के लेक्चर्स एक बार ही देखने पड़ते। जो इंट्रोडक्शन, जिसका बेस ही खराब है, उसका आगे जाके जो आगे के लेक्चर से वो अच्छा कैसे होने वाला है। जिसका बेस खराब है वो अपने आप को एडवांस कैसे कर पाएगा। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द इंट्रोडक्शन पार्ट। किसी भी चैप्टर का जो सबसे पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, उसको आपको अच्छे से समझना है। वो आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू, एक आइडिया दे देता है। ठीक है, तो ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 में देखते हैं हम क्या बात करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो आपका स्टेप 4 है वो है कीप रिवाइजिंग प्रीवियस लेक्चर्स एज यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। जैसे आपने लेक्चर 1 देखा, फिर आप लेक्चर 2 देखने गए, तो लेक्चर 1 को एक बार रिवाइज कर लो। फिर जिस दिन लेक्चर 3 देखोगे, उससे पहले लेक्चर 1 और 2 को रिवाइज कर लो। रिवाइज कर लो इन द सेंस जो नोट्स बनाए थे ना आपने लेक्चर देखते समय,
नोट्स को रिवाइज कर लो। मैंने एक अच्छा रिवीजन स्ट्रैटेजी रिवाइजिंग प्लान ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया, शायद एपिसोड 6 में, इससे पिछला वाला एपिसोड में ही मैंने बताया था कि हाउ टू रिवाइज। ठीक है, तो किसी को अगर दिक्कत है कैसे रिवाइज करना है तो आप जाके वो वाला एपिसोड देख सकते हो बायोटॉक का। तो आपको रिवाइज करना है। जैसे देखो यूट्यूब पे जैसे प्लांट किंगडम अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो मैंने बहुत सारे, मतलब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, टोटल 16 लेक्चर है। ठीक है, यहाँ पे तो 7 8 9 10 11 बाकी और भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेके 16 तक लेक्चर है। ठीक है, ये तो मैंने अपना एक तरह से समझ लो मार्केटिंग प्रमोशन कर दिया। ठीक है, तो जैसे आपको, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, एक लेक्चर, एक चैप्टर का एक लेक्चर देख रहे हो, तो जब उसका दूसरा लेक्चर देखने जाओ तो पहला वाला लेक्चर देखने के समय जो आपने नोट्स बनाया था ना उसको रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी साथ ही साथ चलता रहेगा। बहुत स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं एक बार पूरा लेक्चर देख लेता हूँ, चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर रिवाइज करने बैठूंगा। फिर नहीं होता, फिर लास्ट में आप लगता है कि हाँ मुझे तो सब आता ही है, और सबसे बड़ी गलतफहमी आपको यही रहती, आपकी यही रहती है कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है। फिर आप सोचते हो कि नहीं, अभी अभी तो मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, एक हफ्ता बाद रिवाइज कर लेंगे। एक हफ्ता बाद जब आप रिवाइज करने बैठते हो ऐसा लगता है कि यार कुछ याद ही नहीं, सब भूल गए। ये होता है ना, तो ये चीज नहीं करना है। कीप रिवाइजिंग प्रीवियस लेक्चर्स एज यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की तरफ। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 में क्या करना है, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक्स एंड वेंट थ्रू द नोट्स, देन शिफ्ट टू रीडिंग एनसीईआरटी, सॉल्विंग एमसीक्यूज। यानी कि देखो जैसे प्लांट किंगडम में मैंने कहा 16 लेक्चर्स है, आपने समझो 5 लेक्चर्स आपने देख लिए। ठीक है, और उन 5 लेक्चर में आपने एल्गी कंप्लीट कर लिया और ब्रायोफाइट कंप्लीट कर लिया, ये 2 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, सर्टेन नंबर ऑफ टॉपिक। ठीक है, 2 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, और आपने जो लेक्चर्स देखे थे और उस समय जो नोट्स बनाए थे आपने, वो नोट्स भी, यानी कि ये 5 लेक्चर में आपने ये 2 टॉपिक कंप्लीट किया, इसके नोट्स बनाए, इन नोट्स को आपने रिवाइज कर लिया, अच्छे से रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, वेंट थ्रू द नोट्स, यानी कि रिवीजन कर लिया आपने, देन शिफ्ट टू, तब जाके आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। मैं हमेशा कहता हूँ एनसीईआरटी कभी किसी चैप्टर के शुरू में लेके मत बैठो, टाइम वेस्ट होगा। पहले उस चैप्टर का लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स अच्छे से समझ में आ जाए, आपके नोट्स में कोई डाउट नहीं है, तब जाके एनसीईआरटी की तरफ पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा तोप है। ठीक है, आसानी से समझ में नहीं आता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है। ऑलराइट, तो जब आपने इतना कुछ कर लिया, नोट्स बना लिया, रिवाइज कर लिया नोट्स को, तब एनसीईआरटी पढ़ो और फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। तो ये 2 टॉपिक जब आपका अच्छे से हो जाएगा, आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर लोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप बाकी के टॉपिक्स भी आराम से पढ़ोगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका। मोटिवेशन आपको फिर बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे, और सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। ठीक, फिर आगे स्टेप 6, डोंट मिस द समरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, रीड इट टू। ये चीज एक्चुअली आपको लास्ट में करना है। ठीक है, सबमरी पार्ट, जैसे मैंने आपको कहा ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। उसी तरीके से जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, तो लास्ट में आपको एक समरी मिलेगा। ये चीज आपको कब करना है, जब आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जब आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल ये सब हो गया कंप्लीट, आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया आपने, आपका एमसीक्यू भी सॉल्व हो गया, फिर जाके लास्ट में आप सबमरी पढ़ लो एक बार, और आपको लगे सबमरी में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ अपडेट योर नोट्स, तो अपने नोट्स को अपडेट करो। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कैसे रिवाइज करना है, तो मैं आपको बताया था जब भी आप रिवाइज करने बैठो, अपडेट योर नोट्स, आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले फटाक से डाल दो। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, हर चीज पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर टीचर अपने लेक्चर में आपको बता रहा है आप वो भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप अच्छे तरीके से आप रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो। कुछ इधर उधर का क्वेश्चन आ गया, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं लास्ट स्टेप, स्टेप 7 की तरफ। तो जो लास्ट स्टेप होगा आपका वो है एट लास्ट सॉल्व द पीवाईक्यूज। आखिर में हमें पीवाईक्यूज भी तो देखना है। डू इट वंस यू हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर प्रॉपर्ली। जब आपने अपना चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपने पहले तो एक टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल को आपने फॉलो किया। ठीक है, टाइम टेबल को आपने कैसे डिजाइन किया, अकॉर्डिंग टू कौन सा कैटेगरी में वो चैप्टर आता है, क्या आपको उस चैप्टर में रटना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, या समझना कम है, रटना ज्यादा है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपने चैप्टर को समझा। उसके चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट है, जैसे प्लांट किंगडम के अंदर क्या क्या कंटेंट था, आपको इंट्रोडक्शन समझना है, एल्गी समझना है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें समझना है। लास्ट में ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल पढ़ना है प्लांट किंगडम के अंदर। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपने टाइम टेबल बनाया, आप लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, रिवाइज करते गए। जब आपने सब कुछ कर लिया, फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व किया, लास्ट में आपको पीवाईक्यू की तरफ बढ़ना है। पीवाईक्यूज, एमसीक्यू और रिवीजन, ये
तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पीवाईक्यू कहाँ से करें, तो आप सर्टेन वेबसाइट है इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे जो कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करके रखे हैं, या फिर कोई भी गुड बुक, एनी गुड पीवाईक्यू सॉल्विंग बुक फ्रॉम द मार्केट से कोई एक अच्छा बुक उठा लो जो कि जिसमें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको आसानी से, बहुत सारे बुक मिल जाएंगे मार्केट में जो कि जिनमें नीट पीवाईक्यूज मेंशन्ड है, राइट। या फिर किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले लो, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, आपको पता ही है, नाम आपको पता ही है कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कोटा के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ले लो, या कहीं के भी कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म है उसका कोई अच्छा सा अगर बुक है पीवाईक्यू का तो वो ले। पीवाईक्यू का कुछ अच्छा बुक क्या होगा यार, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक। तो ये 7 स्टेप आपने अगर अच्छे से एक चैप्टर के प्रति निभा लिया, ये 7 स्टेप आपने अच्छे से किया, ठीक है, 7 स्टेप रेनबो स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया, तो वो चैप्टर आपका आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, स्मूथली फ्लॉलेसली अच्छे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 स्टेप अप्रोच, ठीक है, 7 स्टेप स्ट्रैटेजी इज अ गुड अप्रोच फॉर अ चैप्टर, ठीक है, टू प्रिपेयर इट फॉर नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। चलो तो अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड ऑफ बायोटॉक्स में, एपिसोड 8 में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।